शायद नई जगह होने की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद वो बेडरूम की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और लम्हे देखने लगी। उसे शायद तकिया पर सर रखकर सोने की बजाय ज़ैन के सीने पर सर रखकर सोने की आदत हो गई थी। फजूल आदतें पड़ गई हैं मुझे भी, वो ने सर झटकते हुए सोचा। ये वैल्यू है मेरी उसकी ज़िंदगी में। ज़रा सी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं की। मेरे सोते ही फ़ौरन ऑफिस चला गया। मुझसे बढ़कर ऑफिस है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। पलट कर एक दफ़ा नहीं पूछा। इंसान आ नहीं सकता, फ़ोन तो कर सकता है, मगर मेरा फ़ोन तो घर पर है, तो क्या हुआ? मामा का नंबर तो उसके पास है ना। यही सोच रहा होगा। चली गई है तो चली जाए, मुझे क्या ज़रूरत, और उस फजूल इंसान के बारे में मुझे भी सोचने की क्या ज़रूरत है। खिड़की के पट बंद करते हुए दोबारा वो बेड पर आके लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। जब उसे तकिया पर सर रखकर आराम नहीं मिला तो उसे मैं कर तकिया भी सर के नीचे से निकाल कर दूर फेंक दिया। आंखों पर हाथ रखते हुए मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, फजूल इंसान। इन 3 महीनों में वो फजूल इंसान से ज़ैन बना, ज़ैन से शाह, और अब शाह से दोबारा फजूल इंसान बन चुका था। सुबह का वक्त तक कोई हूर को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था। तो ज़फ़र मुराद की आंख खुली वो हाल में आए। तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? ज़फ़र मुराद ज़ैन को अपने घर में मौजूद देखकर गुस्से से चीखे। मैं यहाँ पर किसी के मुंह लगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बीवी को लेने आया हूँ। हूर को बुलाइए आप। ज़ैन ने बेजारी छुपाए बगैर तेज़ आवाज़ में ज़फ़र मुराद से कहा। इतने में हिजर, फातिमा और आसमा भी शोर की आवाज़ से अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। वो रात को काफ़ी देर से सोई थी। उसे महसूस हुआ कि ज़ैन ख्वाब में उसको आवाज़ दे रहा है, मगर जब उसका जहन अच्छी तरह बेदार हुआ तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ख्वाब नहीं देख रही है। ज़ैन शायद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दूसरी आवाज़ें भी उसके साथ आ रही है। वो उठकर बेटी पास पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकलकर हाल की तरफ बढ़ी। हूर अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी और तुम निकलो इसी वक्त मेरे घर से, ज़फ़र मुराद गिरदार आवाज़ में बोले। हूर बीवी है मेरी, वो मेरे साथ ही जाएगी और देखता हूँ कौन रोक सकता है उसे ले जाने से। ज़ैन ने ज़फ़र मुराद को जवाब दिया। उसी वक्त ज़ैन की नज़र हाल में आती हुई हूर पर पड़ी। चलो हूर, अपने घर में तुम्हें लेने आया हूँ। ज़ैन हूर की तरफ बढ़ा और दोनों बाजुओं से हूर को थामते हुए कहने लगा, मगर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। हूर ने ज़ैन की आंखों में देखते हुए बोला। एक लम्हे को ज़ैन ने बेयकीनी से हूर को देखा, मगर अगले ही लम्हे दोबारा बोला, हूर प्लीज़ इस तरह नहीं करो मेरे साथ, ये हमारा आपस का मामला है, हम घर जाकर इस पर बात करते हैं। उसने हूर को बहलाते हुए तहम्मुल से कहा, मैंने तुमसे कहा ना ज़ैन, मुझे कहीं नहीं जाना। हूर ने अपने हाथ चुड़ाते हुए ज़ैन से कहा, तुमने सुना नहीं कि वो क्या कह रही है? नहीं जाना चाहती वो तुम्हारे साथ। अब के हिजर कदम बढ़ाता हुआ ज़ैन के सामने आया। मैं तुमसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ और तुम हमारे हर मामले से दूर रहो। ज़ैन को हिजर की मुदाखलत इस वक्त जहर लगी, इसलिए वो शहादत की उंगली उठाते हुए वान करने के अंदाज में बोला, हाँ, बीवी कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करता है, और अब ये तुम्हारा मामला नहीं है, बल्कि बात अब इस घर में आ गई है। हिजर के बोलने की देर थी। ज़ैन ने आगे बढ़कर हिजर का गिरबान पकड़ा। मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर तुम अब दोबारा मेरे और हूर के दरमियान में बोले तो मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा। ज़ैन ने गुर्रा कर हिजर से कहा, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही जिंदा गाड़ने की धमकी दे रहे हो। हिजर भी ज़ैन का गिरबान पकड़ चुका था। इससे पहले दोनों में हाथापाई शुरू होती। माहौल की संगीनी देखते हुए ज़फ़र मुराद ने आगे बढ़कर हिजर को अपनी तरफ खींचा। हूर आगे बड़ी ज़ैन के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेला। बस यही सब कुछ तो आता है ना तुम्हें, गुस्सा, दौंस, रोब, ज़बरदस्त, और आता ही क्या है तुम्हें इसके अलावा? हूर ने तेज़ आवाज़ में ज़ैन से कहा। हूर, तुम मज़ीद तमाशा बनाए बगैर मेरे साथ अभी और इसी वक्त यहाँ से चल रही हो। जो भी बात है वो हम घर जाके क्लियर कर लेंगे। ज़ैन ने संजीदा लहजा इख्तियार करते हुए उससे कहा, नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या कर लोगे बताओ? जब तुम चाहो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर निकाह कर लो, जब तुम चाहो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवा लो। ऐसा नहीं चलेगा, सुना तुमने? हूर को भी गुस्सा आने लगा और अब वो भी अपनी पर आ गई थी। जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे भी तो अपनी गलती की सज़ा मिली है ना, तो अब मज़ीद सज़ा क्यों दे रही हो मुझे? हूर को गुस्से में देखकर ज़ैन ने नरम पड़ते हुए उससे कहा, हर बार तुम्हारी इजारादारी नहीं चलेगी। ज़ैन, तुम जाओ इस वक्त यहाँ से। हूर ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेरते हुए ज़ैन से कहा, क्योंकि वो मज़ीद ज़ैन को देखती तो वो शायद हार जाती, और वो इस वक्त ये नहीं चाहती थी। हाँ, तुम पर चलेगी मेरी इजारादारी, बीवी हो तुम, मेरी हक रखता हूँ तुम पर। ये कहते हुए ज़ैन हूर का हाथ पकड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हाथ छोड़ो मेरा ज़ैन। वो ज़ैन के साथ खींची हुई जा रही थी। हूर के बोलने पर भी ज़ैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो आगे कदम बढ़ाए जा रहा था। दूसरी तरफ फातिमा ने हिजर को रोके रखा था। ज़फ़र मुराद, जो कि पुलिस को कॉल कर रहे थे, अस्मा के रोकने पर रोके।
دوسرے پل آسما زین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حور کا ہاتھ چھوڑ دو زین، آسما نے زین سے نرم لہجے میں کہا۔ زین نے ایک نظر آسما کو دیکھا۔ حور تمہاری بیوی ہے بیٹا، اور اس پر تمہارا ہی حق ہے، مگر اس کی کنڈیشن دیکھو، ابھی پلیز تم اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے، مگر تم ابھی میری بات مان لو۔ بیٹا پلیز، اگر مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتے ہو تو اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح سے صرف بات بڑھے گی اور دل مزید برے ہوں گے۔ آسما کے محنت برے لہجے کے آگے وہ کچھ نہ بولا۔ حور کا ہاتھ چھوڑ کر ایک نظر آسما پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے ظفر مراد کی آواز نے توڑا۔ صبح صبح اس انسان کی شکل دیکھ کر بی پی ہائی ہو گیا۔ میرا میڈیسن دیجیے مجھے آ کر، وہ فاطمہ سے کہتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد ہجر بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ بس لگتا ہے اب روز روز یہی تماشے دیکھنے کو ملیں گے صبح صبح۔ فاطمہ بھی دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آسما اور حور ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ حور، یہ سب کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ روم میں آتے ہی آسما نے حور سے پوچھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہے آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ حور نے آسما سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ سمجھی نہیں تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ آسما نے حور کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے تمہارے اور زین کے درمیان؟ آسما نے دوبارہ پوچھا۔ ماما ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ پریشان مت ہو، حور نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر زین کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ آسما بولی۔ ماما پلیز، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کب سے ضبط کیے ہوئے آنسوں کو ایک بار پھر سے نکلنے سے باز رکھتے ہوئے حور نے بولا۔ وہ زین کا امیج ماما کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فی الحال زین کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے غصے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ، میں خود زین سے پوچھ لوں گی، آسما حور سے کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ آج امی آئی تھی، کہہ رہی تھی کافی دن ہو چکے چکر لگائے ہوئے، وہ سوچ رہی ہوں ایک دو دن جا کر ان کے پاس رہا ہوں۔ رضا نے بلال سے کہا، جو کہ بڑے انہماک سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سمجھدار ہوتی جا رہی ہو تم، اچھا لگا یہ چینج تم میں، بلال نے مسکرا کر فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں سمجھداری کہاں سے آ گئی ہے بلا؟ فضا نے بلال سے سوال کیا۔ سمجھدار بیویاں ہی تو شوہر سے اجازت لے کر میکے جاتی ہے، بلال نے نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں؟ میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں کہ میں کل امی کی طرف جاؤں گی رکنے کے لیے، فضا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اب وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ رکنے کی کیا ضرورت ہے، صبح میں چلی جانا، رات کو میں لے آؤں گا، بلال نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ فضا بولی۔ وہ اس خوشی میں کہ روزانہ آنکھ کھلنے پر اب میں تمہارا چہرہ دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے نہ رکنا رات کو، بلال نے فضا پر جھکتے ہوئے کہا۔ بلال پلیز، وہ اس طرح بلال کے اپنے اوپر جھکنے سے گھبرا گئی۔ اور کب تک سزا دینے کا ارادہ ہے؟ کافی نہیں اتنا؟ بلال نے شکایتی نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پیچھے ہٹ رہے ہو یا میں صوفے پر جاؤں؟ فضا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے لیٹی رہو یہیں پر، اگر میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار تمہاری ہی چلے گی۔ جس دن میں اپنی پہ آ گیا تو اچھی طرح بتاؤں گا تمہیں۔ بلال فضا سے بولتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ تانیہ ابھی کلاس اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہے اب تانیہ؟ نرم لہجے میں پوچھا گیا۔ کون بات کر رہے ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تانیہ اس کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اشار بات کر رہا ہوں، بلال کا دوست، اشار نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ خیریت؟ میرا مطلب ہے میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ تانیہ تھوڑا بہت پہچان تو گئی تھی، مگر جو سوال پریشان کر رہا تھا اس نے اس کا جواب چاہا۔ اب ساری باتیں فون پر ہی پوچھنا چاہتی ہے، اشار بولا۔ کیا مطلب فون پر؟ کہاں ہیں آپ ابھی؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی یونیورسٹی کے باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اشار بولا۔ مگر کیوں؟ میں اس طرح کیسے؟ سوری، میرا مطلب ہے۔ تانیہ سچ میں گڑبڑا گئی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، کیونکہ وہ جب بھی ملا تھا ہمیشہ اس کے کام ہی آیا تھا۔ دیکھیے تانیہ، مجھے خود بھی اس طرح مناسب نہیں لگ رہا، مگر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کال پر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مجھے قابل بھروسہ سمجھتی ہے تو آپ یونیورسٹی کے باہر آ جائیے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اشار نے کال کاٹ دی اور تانیہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کرے کیا نہیں کرے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اشار چونکہ شازیہ کو اپنی پسند سے آگاہ کر چکا تھا، مگر وہ چاہتا تھا ایک بار تانیہ سے بھی اس کی مرضی معلوم کرے، پھر ہی شازیہ کو تانیہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ دل کے کونے میں کہیں اس بات کا اس کو یقین تھا کہ تانیہ کبھی بھی منع نہیں کرے گی، مگر پھر بھی وہ اپنی زندگی میں تانیہ کو اس کی مرضی جانے بغیر شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی
अपनी सोचों में डूबा हुआ था। तानिया उसे बाहर की जानिब आती हुई दिखाई दी। अशार ने गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाया। दूर होने की वजह से वो यहाँ वहाँ देख रही थी। अशार के हाथ हिलाने पर वो चलती हुई उसके करीब आई। अशार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तानिया अंदर बैठी तो उसने खुद भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रेस्टोरेंट के पुरसकून माहौल में अशार और तानिया बैठे हुए थे। तानिया कभी अपने स्कार को ठीक कर रही थी जो पहले से ही ठीक था, तो कभी दुपट्टे को, कभी अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगती। फिर कुछ नहीं हुआ तो घड़ी में टाइम देखने लगी। अशार उसको गौर से देख रहा था और उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। आप रिलैक्स है तानिया? अशार ने तानिया से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तानिया ने अशार से सवाल किया। बताया तो था आपको कि एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। अशार ने तानिया को देखते हुए याद दिलाया। तो फिर करें ना ज़रूरी बात। तानिया ने बाहर के दरवाजे को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही बात ख़त्म हो यहाँ से फ़ौरन निकल जाए। दरअसल वो अशार के साथ यहाँ आने के बाद वसवसों में गिर गई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं अशार उसको कैसी लड़की समझ रहा होगा कि उसके एक दफ़ा बोलने पर उसके साथ आ गई। ओके, ज़रूरी बात बाद में, आप पहले ये बताएं कि आप कैसी हैं? वो आंखों और लहजे में नरमी का तासुर देते हुए तानिया से पूछ रहा था। अपने फ़ोन पर पूछा तो था, तानिया ने बोला, मगर आपने उस वक्त भी नहीं बताया था। अशार ने उसको याद दिलाया। वो अब उसको पुरशौक नज़रों से देख रहा था। आपके सामने ही बेटी हूँ, कैसी लग रही हूँ? तानिया उसकी नज़रों से नरोस होकर लहजे में बेजारी लाते हुए बोली, बहुत प्यारी, हमेशा की तरह। अशार ने बेसाख्ता बोला, जी क्या मतलब है आपका? तानिया ने पूरी आंखें खोलकर अशार को देखते हुए बोला, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने खुद ही तो पूछा कैसी लग रही हूँ। अशार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, आप मुझे ये बात करने के लिए यहाँ लेकर आए थे? तानिया को जैसे उसकी सोच पर दुख हुआ। शक्ल से तो कितनी डिसेंट लगता था, हरकतें एकदम से छिछोरी। जी ये बात भी बतानी थी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये बात भी पूछनी थी कि मेरी मम्मी आपके घर आना चाह रही है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अशार ने अपनी तरफ से महज़ब तरीका अपनाते हुए बात का आगाज़ किया। आपकी मदर हमारे घर क्यों आना चाहती है? तानिया को कुछ समझ ना आया तो उसने घबराहट में अशार से पूछा। जी घर में मिलाद है तो उसका बुलावा देने आ रही है। अशार को तानिया की अकल पर मातम करने का दिल चाहा। तो मिलाद का बुलावा देने के लिए आपकी मदर को हमारे घर आना था, तो आप ये बात फ़ोन पर कह देते। तानिया को खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मजीद बेतों के सवाल करके खुद भी परेशान हो गई। अशार ने तानिया के घबराहट ज़दा चेहरे को देखा। पास पड़ी बोतल में से पानी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। वो एक सांस में पूरा गिलास पानी पी गई। जब वो गिलास टेबल पर रखने लगी तो अशार ने उसका हाथ थाम लिया। मुझसे बड़े बड़े डायलॉग बिल्कुल नहीं बोले जाएंगे कि मैं आपके इश्क में जी नहीं सकता, नहीं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाने की बातें कर सकता हूँ। तानिया, मैंने जब भी अपने लाइफ पार्टनर के मुतालिक सोचा है तो हमेशा आपका खाका मेरी नज़रों के सामने आया है। अच्छी लगती है आप मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। मैं अपनी मदर को अपना प्रपोजल लेकर आपके घर भेज दूँ, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? बिलाहिर अशार ने बड़ी हिम्मत करके तानिया को अपने दिल की बात कह दी। तानिया की ज़ुबान को ब्रेक लग चुका था। वो क्या बोलती, अशार के हाथ के नीचे उसका हाथ दबा हुआ था जो हल्का हल्का कांप रहा था, जिसे अशार ने महसूस करके अपना हाथ हटाया। बोलिए तानिया, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। अशार ने बगौर उसको देखते हुए कहा। क्या जवाब दूँ? वो अब भी कन्फ्यूज़ हो रही थी। यानी मैं आपकी खामोशी को फिर इनकार समझूँ? अशार ने संजीदगी से पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तानिया ने जल्दी से बोला। अशार के चेहरे पर उसकी बात से मुस्कुराहट बिखर गई और तानिया ने अपने बेसाख्ता बोलने पर शर्मिंदा होकर नज़रें झुका ली। यानी आपकी खामोशी को मैं इकरार समझूं? अशार ने टेबल पर रखा हुआ तानिया का हाथ थामते हुए कहा। तानिया का हाथ अब कांप नहीं रहा था, मगर आंखें हनूस हया से झुकी हुई थी और लबों पर शर्मीली सी मुस्कान थी। तानिया, घर चलो। बिलाल की आवाज़ पर दोनों चौंके। सामने खड़ा हुआ बिलाल संजीदा तासुर लिए हुए उन्हीं को देख रहा था। वो कब आया उन दोनों में से किसी ने नहीं देखा। बाई, तानिया ने मरी हुई आवाज़ में कहा और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अशार ने अपना हाथ तानिया के हाथ पर से हटाया और सीरियस होकर खड़ा हो गया। बिलाल, मेरी पूरी बात सुनो। अशार ने बिलाल से बात करना चाहा। बिलाल ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और दोबारा तानिया को मुखातिब करते हुए कहा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो रुका नहीं। तानिया ने एक नज़र अशार को देखा और बिलाल के पीछे चली गई। बिलाल के जाने के बाद अशार वही कुर्सी पर बैठ गया। अरे एक साथ ही आ गए तुम दोनों? चलो ये तो अच्छा हुआ, जल्दी से टेबल पर आ जाओ, खाना रेडी है। रिज़ा ने बिलाल और तानिया को एक साथ आते हुए देखकर कहा, मेरा खाना ऊपर बेडरूम में ही लेकर आ जाओ। बिलाल संजीदा लहजे में बोलता हुआ वहाँ से चला गया। तानिया ने अफसोस भरी नज़र बाई पर डाली। मुझे भूख नहीं है पिज़्ज़ा, तुम लोग खाना खाओ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बस। तानिया पिज़्ज़ा से बोलती हुई रूम में चली गई। आज जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से तुम?
फिजा रूम में खाना लाती हुई बिलाल से पूछने लगी, क्यों, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा हो तो वापस चला जाता हूँ। बिलाल बिगड़ता हुआ बोला, अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो हद से ही उकड़े चले जा रहे हो। फिजा ने खाने की ट्रे बिलाल के सामने रखते हुए कहा, ये कैसा खाना बनाया है, नमक कितना तेज कर दिया है, इससे तो बेहतर है बंदा जहर खा ले। बिलाल ने झंझलाते हुए गुस्से में कहा, वो हेलो किसी और बात का गुस्सा है ना, तो उसे खाने पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। खाना बिल्कुल परफेक्ट बना है क्योंकि वो मैंने बनाया है। तुम्हें अगर खाना नहीं खाना तो बाहर जाकर हवा खाओ। मामू की वजह से हमेशा नमक मिर्च कम रखती हूँ खाने में, आए बड़े खाने में नमक तेज है। बिलाल का बोलना अजाब हो गया था। फिजा नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और आखिरी जुमला बिलाल की नकल उतारते हुए कहा, फिजा तुम ज़रा अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाओ और जाते हुए बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दो। बिलाल ने तहम्मुल से फिजा से बोला, इशारा साफ था कि वो अभी इस वक्त यहाँ से चली जाए। बताओ भला, बाहर से लड़कर आना है और घर वालों पर गुस्सा निकालना है। अगर इतना ही गुस्सा है तो बंदा अपना सर दीवार पर मार ले। फिजा बड़बड़ाती हुई बर्तन उठाने लगी। मेरे ख्याल में तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर चला जाता हूँ। बिलाल ने तब कर बोला, जा तो रही हूँ, बर्तन नहीं उठाओ क्या। रात को तो बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं, सुबह सुबह आंखों के सामने चेहरा नजर आना चाहिए और दोपहर तक वही चेहरा बीवी की जगह डायन का चेहरा लगने लगता है। फिजा बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बताओ ऐसा क्या कर दिया। गुस्सा देखो नवाबजादे का, जैसे खाने की जगह मेरा कलेजा चबाना हो। अब आए ज़रा बात करने या मनाने, सर पाड़ देने में। कमरे में बैठकर सीढ़ियों से उतरती हुई फिजा की आवाज़ वो बआसानी सुन सकता था। दोपहर में वो वापस के ही किसी काम से वापस आ रहा था जब उसे रेस्टोरेंट के सामने घर की गाड़ी कार पार्किंग में नजर आई। पहले तो उसने इग्नोर करके जाने का इरादा किया, मगर फिर तजस्सुस के तखस्सुस ने वही अपनी कार रोक दी और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। नज़र दौड़ाने पर उसकी नज़र घर पर पड़ी, मगर साथ बैठी हुई हंसी को देखकर उसको शदीद झटका लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन तानिया थी। इन 1.5-2 सालों में अशहर पर इतना एतमाद हो गया था कि उसमें और जैन में कोई फ़र्क नहीं रखता था और वो उसकी बहन को रेस्टोरेंट की जीनत बना रहा था। ये देखकर बिलाल को शदीद गुस्सा आया। इससे पहले वो अपना ज़ब्त खोता, उसने तानिया को वहाँ से चलने के लिए कहा और तानिया से भी रास्ते में कोई बात नहीं की। आखिर उसकी बहन ने भी तो उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया था। घर आकर सारा गुस्सा फिजा पर निकाल चुका था, मगर फिजा भी अपने नाम की ही एक थी। उसने एक की जगह बिलाल को 4 सुनाकर रूम से बाहर चली गई। सोचों का महवर मोबाइल की बिल ने तोड़ा। स्क्रीन पर अजहर का नाम जगमगा रहा था। बिलाल ने कॉल काट कर मोबाइल बंद कर दिया। गेट खोलो, जैन ने चौकीदार से कहा। बड़े साहब का हुक्म है कि आपको अंदर न आने दिया जाए। इससे पहले जैन कुछ बोलता, गेट खोलिए और गाड़ी को अंदर आने दे हान बाबा। आसमा ने जैन की गाड़ी देखते हुए चौकीदार से कहा, मगर बीबी जी, वो साहब ने उस दिन चौकीदार को सख्ती से मना कर दिया गया था, इसलिए वो परेशान होकर बोलने लगा। आपसे मैं कह रही हूँ खान बाबा, गेट खोलिए। आसमा ने दोबारा कहा तो उसने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर आई। कैसे हो बेटा आप? गाड़ी से उतरता हुआ देखकर आसमा ने जैन से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जैन ने आसमा से पूछा। अल्लाह का एहसान है बेटा, आओ अंदर चल के बात करते हैं। जैन आसमा के साथ अंदर आने लगा। हूर की तबीयत कैसी है? जैन ने झिझकते हुए आसमा से पूछा। सुबह आसमा की कॉल जैन के पास आई थी और उसने जैन को दोपहर में आने को कहा था। बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है 3 दिनों से, जबकि कभी किसी बात पर नाराज़ होना, गुस्सा होना या जिद करना तो पहले आता ही नहीं था। शायद तबीयत की वजह से ऐसी हो रही है। आसमा ने अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए जैन को जवाब दिया। दोपहर का वक्त था तो हैजर और ज़फर ऑफिस में थे, मगर फातिमा घर पर अपने कमरे में मौजूद थी। कोई तल ही ना हो इस एहसास के तहत आसमा जैन को अपने और हूर के मुश्तरका बेडरूम में ले आई, जहाँ हूर सो रही थी। बेटा अब बैठो, मैं अभी आती हूँ, और जैन को कहते हुए रूम से बाहर निकल गई। जैन सोती हुई हूर के पास बढ़ा। वो 3 दिन बाद उसको देख रहा था। जर्द रंग के कपड़ों में उसकी रंगत भी जर्द लग रही थी और पहले की बनिस्बत थोड़ी वीक भी लग रही थी। सोने में भी उसके नकूश तने हुए थे, जैसे नींद में भी वो किसी बात पर खफा हो। जैन बेड पर उसके करीब जाकर बैठा और अपना अंगूठा हूर के होंठों पर फेरने लगा। नींद में हल्की सी शक्ति उसके माथे पर उभरी। जैन ने उसकी एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर झुककर दूसरे हाथ से उसके गले में पड़ा हुआ दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा। मजीद उसकी गर्दन पर झुककर खुद को सैराब करने लगा। हूर हल्का सा किसमिसाई और हाथ की उंगलियां आज़ाद करवानी चाहिए, जिन्हें जैन ने मजीद जकड़ लिया। अब नींद में उसके करीब से हूर को अपना महसूस होने लगा और उसके तने हुए नकूश नॉर्मल होने लगे। शायद यही लम्स था जो काफ़ी दिनों से महसूस नहीं कर रही थी। हूर ने दूसरा हाथ जैन के शोल्डर पर रखा। इसी एहसास के तहत हूर ने आंखें खोल कर देखा तो जैन को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हूर के एकदम उठने से जैन के काम में खलल पड़ा। प्यार कर रहा था।
ज़हन ने मासूमियत से जवाब दिया। हूर के नॉर्मल नकूश ज़हन के मासूमियत से जवाब देने पर दोबारा तन गए। तुम अंदर कैसे आए? हूर ने गुस्से से कहा। असल वजह बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मेरा तुम्हारे रूम में आने पर या फिर इतने दिनों बाद प्यार करने पर? ज़हन ने आंखों में शरारत लिए हुए मुस्कुरा के पूछा। तुम एक फजूल इंसान हो और मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हूर को उस शख्स की डिठाई पर गुस्सा आने लगा। इन्हें वो इतना सीरियस नाराज़ थी, मगर इस इंसान को उसकी नाराज़गी की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं एक मासूम और शरीफ शौहर हूँ जो अपनी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ को हमेशा अपने मुंह लगाना चाहूँगा, ज़हन ने हूर के होंठों को फोकस करते हुए कहा और 1 मिनट लगाए बगैर सोचा हुआ काम अंजाम दिया। हूर ने दोनों हाथ ज़हन के सीने पर रखकर उसे पीछे करना चाहा, मगर पहले कभी उसकी चली है जो अब चलती। ज़हन पीछे हट कर बैठा तो हूर उसको घूर कर उसको देखने लगी। वो अभी भी हूर को देखकर रिटाई से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि तुम मेरे साथ जाओगी तो ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकोगी, इस वजह से तुम यहाँ पर रुकी हुई हो ना? ज़हन ने उसका हाथ थाम कर अपने लबों पर लगाया। इतनी ज़्यादा खुशफहमी पालना भी कोई अच्छी बात नहीं होती मिस्टर शाहज़ैन। तुमने जो मेरे साथ किया उसको भूलने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे भी नहीं पता, और जब तक मैं वापस घर नहीं आऊँगी। हूर ने आगे बढ़कर बेड से अपना दुपट्टा उठाया और पैर पटकती हुई रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आसमा रूम में आई। सॉरी बेटा, मैंने खुद आपको इस वक्त बात करने के लिए बुलाया था और भाई की कॉल आ गई तो उनसे बात करने में लग गई। आपने माइंड तो नहीं किया? आसमा ने सारे कमरे में नज़र दौड़ाकर हूर को तलाशना चाहा। अरे नहीं आंटी, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, मैं भी दरअसल ऑफिस से आया था, अब चलूँगा। ज़हन ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। बेटा, हूर से हुई आपकी मुलाकात? आसमा ने जैसे कुछ पूछना चाहा। जी, थोड़ी देर पहले जागी थी, अभी बाहर गई है, ज़हन ने मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। बेटा, उस दिन हूर आपके साथ घर क्यों नहीं गई वापस? क्या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिससे मैं लाइलम हूँ और जो मुझे पता होना चाहिए? आसमा ने बहुत दिनों से दिल में उठता हुआ सवाल आखिरकार ज़हन से पूछ ही लिया। आंटी, इश्यूज़ तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, बस मेरा ये मानना है कि उन्हें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। गलती मुझसे हुई है जिसकी बिना पर हूर मुझसे नाराज़ है, मगर वो मान जाएगी, मुझे यकीन है, मैं उसको मना लूँगा। ज़हन ने अस्मा का चेहरा जानते हुए अंदाज़ा लगाया कि उन्हें हूर ने कुछ भी नहीं बताया। फिलहाल तो मैं चलता हूँ आंटी, अपना और हूर का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हन अस्मा से मिलकर कमरे से बाहर निकल गया। हूर मुँह बुलाकर लान में बैठी हुई थी। सामने से उसे खिज़र आता हुआ दिखाई दिया। रेस्टोरेंट वाले वाक़े के बाद से वो खिज़र का सामना करते हुए कतराती थी। खिज़र ने भी उसका कतराना महसूस किया और इसी वजह से वो खुद से हूर से बात नहीं कर रहा था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि हूर वापस इस घर में आ गई है। अब इंतज़ार था तो सिर्फ इस बात का कि वो हमेशा के लिए इस घर में वापस आ जाए। कैसी हो हूर? इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? खिज़र ने हूर को लान में देखा तो उसके पास आकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। और ये आपके हाथ में क्या है? हूर ने खिज़र के हाथ में आइसक्रीम देखी तो पूछा। आइसक्रीम हैरिदा ने मंगवाई थी, खिज़र ने बताया। मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है खिज़र भाई, क्या ये मैं ले सकती हूँ? हूर ने खिज़र से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो बहुत सारी आइसक्रीम खिलाऊँगा। अभी एहतियात करो वरना मज़ीद तबीयत ख़राब हो सकती है। खिज़र हूर की फिक्र करते हुए बोला। ये बोले कि आप ये रिदा के लिए लाए हैं और मुझे नहीं देना चाहते। हूर ने चिड़चिड़ेपन से कहा, जो कि कभी भी उसकी शख्सियत का खासा नहीं रहा। कैसी बातें कर रही हो हूर? पहले कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है? ये लो आइसक्रीम। खिज़र ने आइसक्रीम हूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हूर ने आइसक्रीम थाम कर वही खाना शुरू कर दी। उसे पता था अभी ज़हन वापस जाने के लिए बाहर निकलेगा। या तो उसका ज़ब्त आजमाना चाहती थी, या गुस्सा देखना चाहती थी, या फिर थोड़ी देर पहले होने वाली हरकत का बदला लेना चाहती थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आया। ज़हन वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र लान में हूर और खिज़र पर पड़ी। एक पल के लिए उसके माथे की रगें तन गई, मगर फिर दूसरे ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया, क्योंकि मज़ीद गुस्से से अब काम ख़राब हो सकता था। मगर कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करके जाना ही था। यही सोचता हुआ वो लान की तरफ बढ़ा।